तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर का एक ऊपर का ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके अंदर अपने को पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका नेचर क्या क्या है, क्या क्या उसके अंदर होता है, क्या क्या नहीं होता, वो सब देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ पहले से अभी तक। जैसे इंसान इवॉल्व हुए ना, पहले आदिवासी थे, फिर धीरे धीरे घर बनाए, डेवलप हुए, होते होते आज हवा में भी उड़ने लग गए। तो कितना इवॉल्व हो गए, इवोल्यूशन देखेंगे। फिर कंप्यूटर जनरेशंस, ये इनकी जनरेशंस कैसे कैसे एक एक चंक्स में बांटा हुआ है जनरेशन को, कैसे कैसे डेवलप हुई वो देखेंगे। फिर बस इतना ही है। और इसके अंदर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन भी है, देखते हैं। देखो, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपको याद करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो आपको क्या क्या याद करना है। मैं सिर्फ आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, बस आपको इनके मतलब पता होने चाहिए, और इसके अंदर कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑटोमेटिक मतलब कंप्यूटर अपने आप चलता है। अपने आप मतलब इसको जैसा आप दोगे, काम बताओगे कि तू ये काम कर ले, तो वो काम बखूबी निभा देगा। उसको फिर कितनी बार दो, 100 बार दो, 1000 बार दो, वो हर बार उस काम को कर लेगा। तो ये इसलिए बोलते हैं इसको ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए। आप मत बोलना इसके अंदर मुझे वो याद करने को, अंदर आगे इतना आएगा याद करने को, आप खुद तक जाओगे। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप ये याद कर सकते, वो अपने आप ही काम कर सकता है। फिर आता है स्पीड। स्पीड मतलब इंसानों से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंसानों से इसकी स्पीड। मतलब इंसान कोई काम अगर 1000 दिन में कर रहा है ना, तो वो कंप्यूटर एक दिन में कर देगा, इतनी फास्ट है कंप्यूटर की स्पीड। अब कंप्यूटर में मेनली आपको स्पीड में ये याद रखना है, माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर -6, नैनो सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर -9, पिको सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर -12, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, और ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12। देखो 10 की पावर, देखो 10 की पावर जो मैं बोल रहा हूँ, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको मैं बता दूं। 10 की पावर मतलब होता है, मैं जैसे यहाँ पे लिखा 10 की पावर 5, इसका मतलब तो आपको पता होगा, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। मैं बोल दिया 10 की पावर -8, तो इसका मतलब होता है 1/10 की पावर 8, यानी कि 1/8 जीरो लगा दो, ऐसे 8 जीरो लगा दो, फिर उसको डिवाइड करो 1 से, तो 0 पॉइंट इतने सेकंड आ जाएगा। मतलब बहुत माइक्रो सेकंड में एक काम कर देता है, ये होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो दे रखा है ना, माइक्रो सेकंड मतलब 10 की पावर -6, मतलब ये छोटा काम है। नैनो सेकंड उससे भी छोटा है क्योंकि 10 की पावर -9, पिको सेकंड उससे भी छोटा है 10 की पावर -12, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 जिसे अपन लाख बोलते हैं, बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9 जिसे अपन 100 करोड़ बोलते हैं, ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 12, मतलब 100 करोड़ में भी और 2 जीरो लगा दो, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, है ना। नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 करोड़, 3 जीरो लगा दो आगे, है ना। तो ट्रिलियन का मतलब 10 के पावर 12। तो ये होता है स्पीड में, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये टर्म्स, है ना। स्पीड और तेज होता है, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी ये गलत नहीं देता। अगर आप ही गलत वो इसको वो दोगे, या प्रोग्राम फीड करोगे, तो ये गलत आउटपुट देगा। पर आप जैसा इसको पालोगे पोसोगे, मतलब जैसा आप इसको इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट देगा। अगर आप अगर आप पेड़ बबूल का बोओगे तो आम कहाँ से उगेंगे, वही बात है। मतलब जैसा इसको इनपुट दोगे, जैसे इसको प्रोग्राम लिखोगे इसका, वैसा का वैसा आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो एक्यूरेसी मतलब ये खुद से गलत नहीं करता, आप ही गलत हो सकते हो पर ये गलत नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ठीक है, एक्यूरेसी। फिर हमें आता है डाइलिजेंस, मतलब ये थकता नहीं है कभी। इसको आप चाहे 100 घंटे काम कराओ, चाहे 1000 घंटे काम कराओ, कितना ही काम कराओ, ये खुद से नहीं थकता कभी। आप इसे काम कराते जाओ, ये थकेगा नहीं, कभी ऐसे नहीं बोलेगा मुझे भाई बस हो गया, मेरा चौथापन आ गया, ऐसे कभी नहीं बोलेगा। मतलब इससे काम कराते जाओ, ये होता है डायलिजेंस। मतलब वर्सेटिलिटी, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। बहुत सारे मीन्स, बहुत सारे का मतलब है आप कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर के अंदर क्या किया आप, एक जगह आप गाने चला रखे हो,
ठीक है, एक जगह क्या कर रखे हो, एक विंडो में पिक्चर, एक विंडो में मान लो आधा आधा सेपरेट कर रखे हो सेक्शन ऐसे, है ना, इधर की साइड पिक्चर चल रही है और इधर की साइड मान लो आप कुछ टाइप कर रहे हो व्हाट्सएप पे, है ना, फिर दोनों ऐसे इधर की साइड थोड़ी सी नजरें चल जाती है, फिर इधर किसी का मैसेज आया इधर टाइप कर दिए, तो मतलब ऐसे मल्टीपल काम आप एक साथ कर सकते हो, उसे बोलते हैं वर्सेटिलिटी। ठीक है, फिर आता है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। अब गूगल है, गूगल के अंदर अपन कुछ भी लिखते हैं तो वो कहीं तो सेव होगा, अपने पास तो सेव नहीं है, मतलब अपने तो क्या है सीपीयू में सेव हो जाता है, अपना जो वो डब्बा सा आता है बड़ा सा उसके अंदर जाके सारा सेव होता है, सारा, सॉरी सॉरी, अपने तो क्या है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, इनके अंदर जाके सेव हो जाता है, कंप्यूटर मतलब अपने ही कंप्यूटर में सेव होता है, पर अपन गूगल पे ऐसे लिखते हैं हाय हेलो या फिर कुछ भी डेटा सर्च करते हैं अपन, तो वो अपने कंप्यूटर में थोड़ी रहता है, तभी तो वो नेट से चलता है, तो वो किसी और के कंप्यूटर में रहता है, वो गूगल के डेटा सेंटर में रहता है, तो वहां पे सोचो कितना ज्यादा डेटा पड़ा होगा गूगल पे, जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा सेंटर में रहता है, तो कितना सारा डेटा एक साथ याद कर रखा है वो, तो मतलब पावर ऑफ रिमेम्बरिंग इसके बहुत ज्यादा है। फिर अब में आता है नो आईक्यू, इसमें खुद में कोई आईक्यू नहीं है, इसको आप जैसा बता दोगे वैसा कर देगा, बाकी इसका खुद की कोई अकल नहीं है ना, अकल तो इसकी घास चढ़ने गई है, बाकी आप जो बता दोगे वो जरूर कर देगा, बस ये है। नो फीलिंग्स, ऐसे नहीं कि आप बैठ के उसके सामने रो रहे हो तो वो भी रोना चालू कर देगा, इसमें खुद में कोई फीलिंग्स नहीं है ना, इसके सामने आप चाहे रो चाहे हंसो, इसके तो बिल्कुल ऐसे ही असर पड़ता है जैसे ऊसर में बीज बोने का असर होता है, मतलब कुछ भी असर नहीं होता, नो फीलिंग्स। ठीक है, तो आप इसका जस्ट एक बार ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं वापस, इसमें आपको सिर्फ इन वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए, कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है ना, कि ये वर्सेटाइल वर्ड्स मतलब कि है ना बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, मतलब चार ऑप्शन दे देंगे, एक्यूरेसी, डाइलिजेंस, वर्सेटिलिटी, तो आप बता दो वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक अपने आप चलता है, स्पीड, स्पीड यानी बहुत फास्ट होता है, माइक्रो सेकंड 10 के पावर -6, नैनो सेकंड 10 के पावर -9, पिको सेकंड 10 के पावर -12, मिलियन 10 के पावर 6, बिलियन 10 के पावर 9, ट्रिलियन 10 के पावर 12। आप बोलोगे मिलियन लिख तो नहीं रखा, मिलियन होता 10 के पावर 6 है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, साथ में याद हो जाए आपको। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब गलत नहीं देता, हमेशा सही देगा, आप ही गलत हो सकते हो वो गलत नहीं होगा। डाइलिजेंस, डाइलिजेंस मतलब थकता नहीं है, इसे कितनी भी काम कराते जाओ। वर्सेटिलिटी, बहुत सारे अलग अलग काम एक साथ कर देगा ये। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, इतना डेटा बढ़ सकता है ये पूछो मत, हद नहीं है। नो आईक्यू, आईक्यू मतलब खुद से दिमाग नहीं लगाता, है ना, आप जो बताते हो वो कर देगा, सीधा साधा बच्चा है, आप बोलोगे वो कर देगा, और दुनिया जहां से मतलब नहीं है। नो फीलिंग्स, फीलिंग में नहीं है कुछ ही, कुछ भी फीलिंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आता है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा कॉपी के अंदर बता देता हूँ, चलो यहाँ पे देख लो, मैं ये भी ला रहा हूँ कॉपी। देखो, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, देखो सबसे पहले कोई पूछ रहा है आपसे कि सबसे पहले, एक सेकेंड, कि सबसे पहले साइंटिस्ट, एक सेकेंड, हाँ, कोई आपसे पूछ ले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने कंप्यूटर की डिस्कवरी की थी, कंप्यूटर मतलब एकदम बेसिक कंप्यूटर थे, वो थे ब्लेज पास्कल। याद रखना, ब्लेज पास्कल। ठीक है, कभी पूछ ले ब्लेज पास्कल है उनका नाम। इन्होंने क्या बनाया था, पहली एक एडिंग मशीन बनाई थी जो कि ऐड कर देती थी अपने आप, एडिंग मशीन बनाई थी इन्होंने, मतलब कुछ भी इसको पास दिए कि 56 प्लस 20 ये बता देगा 76, पहली एडिंग मशीन बनाई थी, मतलब कैसी भी मशीन हो, मशीन मतलब अपने आप करने वाली, जो जैसे मैं बताया था ना कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑटोमेटिक, तो वो ऑटोमेटिक करने वाली एक मशीन बनाई, तो वो मशीन बनाने वाले पहले कौन थे, ब्लेज पास्कल। ठीक है, अब आप बोलोगे चार्ल्स बेबेज, वो भी आ रहा है, कौन थे, है ना, ब्लेज पास्कल पहले थे जो कि इसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा के, मतलब इनमें से इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कुछ पूरी कर रहे थे, है ना, तो पहली ऐसी मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल थे। ठीक है, और इन्होंने कब बनाया, वो डेट भी याद रखो, 1642 के अंदर बनाया था, 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल ने एक एडिंग मशीन बनाई।
है ना। फिर इसके बाद में 1671 के अंदर 1671 के अंदर बैरन गॉटफ्रीड जो भी बोल रहा हूँ, फ्रीड और विलहेल्म, आपको जो जो याद करना है वो बता रहा हूँ मैं। विलहेल्म, इसका पूरा नाम है विलहेल्म वॉन लेबनिज, है ना, जर्मनी के। इन्होंने क्या किया था, पहली मल्टीप्लिकेशन मशीन बनाई थी जो कि मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, इन्होंने एडिंग बनाई, इन्होंने मल्टीप्लाई वाली बना दी। ठीक है, तो इनमें आपको क्या याद रखना है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये आपको दे रखा है बैरन गॉटफ्रीड और विलहेल्म वॉन, इतना आपको याद नहीं करना, विलहेल्म इतना कर लो बहुत है ना। और कब बनाई थी, 1671 के अंदर एक मल्टीप्लाई की मशीन। उन्होंने एडिंग मशीन बनाई, इन्होंने मल्टीप्लाई की मशीन बना दी। ठीक है, फिर हमें क्या हुआ, फिर हमें आपको ये याद रखना है तीसरी चीज। ये देखो याद करने की चीज है जो मैं बता रहा हूँ, इनको अच्छे से रट लेना आप। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें ऐसे जो मैं छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना थ्योरी लिखी हुई थी, वो आपको बोला सिर्फ वर्ड्स का मतलब रट लो, तो वैसे इसके अंदर भी बता रहा हूँ। तीसरी चीज जो याद करने की है वो ये है हरमैन हॉलेरिथ। इन्होंने डिस्कवरी की थी पंच्ड कार्ड्स की। किसकी, पंच्ड कार्ड्स की डिस्कवरी की थी। अब पंच्ड कार्ड्स क्या थे इसको समझना, इसके बारे में हल्का सा मैं एक रिव्यू दे देता हूँ। पंच्ड कार्ड्स क्या थे, सबसे पहले ये देख रहे हैं, देखो उससे भी मैं एक बेसिक आपको बताता हूँ, एक इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एकदम अपन डीप जाके देखे तो कंप्यूटर 0 1 भी नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है कुछ होना कुछ ना होना, मतलब दो चीजें समझता है वो। बाइनरी में अपन बोलते हैं 1 0 1 0, पर वो 1 0 है क्या, वो 1 0 है कुछ होना कुछ ना होना, कुछ भी से भी रिलेटेड किसी में भी, है ना। अब जैसे जैसे मैं बोल दिया करंट आना करंट जाना, करंट आना करंट नहीं आना, है ना। करंट आ रहा है इसके अंदर, करंट नहीं आ रहा, है ना। तो करंट आ रहा है उसको बोल दिए 1, करंट नहीं आ रहा उसको बोल दिए 0, है ना। ऐसी ही अपन टेक्नोलॉजी ऐसे बना सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेटाइज हो गई, है ना, या तो मैग्नेटाइज हो गई या फिर एंटी मैग्नेटाइज हो गई। मतलब मैग्नेटाइज हो गई या फिर वो अब मैग्नेटाइज नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब हो गया 0, है ना। तो ऐसे अपन कोई भी एक तरीका समझ सकते हैं। तो वैसे कंप्यूटर को समझाने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक कार्डबोर्ड जैसा एक पेपर लिए, ठीक है, कार्डबोर्ड। इसके अंदर क्या थे कई, अब इसकी मैकेनिज्म वैसे तो बहुत थोड़ा डीप है, पर मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। कई होल्स होते थे, ठीक है। अब इन हॉल्स में अगर अगर एक हॉल हो रखा है तो उसको समझा जाता था 1, एज अपन बाइनरी में समझते हैं 1। और अगर कुछ भी नहीं हो रखा खाली है तो उसको समझा जाता था 0। तो 1 0 मतलब अपने को प्रोग्राम सेट करना है तो पहले उसको प्रोग्राम में लिख लेते 1 0 1 0 1 0, जो भी लिखना है 0 0 1 जैसा भी डाटा है। फिर उसको पंच्ड कार्ड पे आना डालता, वो वहां पे एक ऑपरेटर होता था, वो उसके अंदर प्रोग्राम फीड कर देता 1 0 1 0, 1 का मतलब हॉल कर दो, 0 का मतलब हॉल मत करो। फिर उसको आना डालते अपन मशीन में डालते और चलाते, ऐसे काम करते थे। फिर उसमें लाइट डालते थे, कुछ ऐसा होता है, लाइट डालते थे, जहां पे हॉल दिखा उसको वो डिटेक्ट किया, वहां पे वो 1 सेंसर 1 डिटेक्ट कर लेगा, जहां पे हॉल नहीं है वहां पे 0 डिटेक्ट कर लेगा। ऐसे करता था पहले। तो ये पंच्ड कार्ड की डिस्कवरी सबसे पहले हरमन हॉलेरैथ ने की थी। ये भी आपको याद करने की चीज है, ठीक है, ये याद कर लेना आप। फिर अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो, अब चौथी चीज जो याद करने की आती है वो आती है चार्ल्स बेबेज, जो मैं बता रहा था, चार्ल्स बेबेज। ये भी कंप्यूटर की वो है जिन्होंने डिस्कवर किया था। पर ये कौन सा कंप्यूटर का है, ये है फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। पहले ऐसे थे जो कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, यानी जिसके अंदर अपन प्रोग्राम बना के, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। अब मैं बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। ऊपर क्या था, इसके अंदर एडिंग मशीन में ये नहीं था अपन ऐड कर रहे थे, अब इसके अंदर ही अपन चेंज करके मल्टीप्लाई के बना लिए, इसके अंदर ही अपन कोई दूसरा एक प्रोग्राम बना लिए, बस केवल ऐड करती थी। ये क्या थी, सिर्फ मल्टीप्लाई करती थी। ये ऐसी थी जिसके अंदर अपन प्रोग्राम करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते थे। तो ये पहले ऐसे थे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। फिर हमें ये कहाँ के थे ये भी याद कर लो। ये 19th सेंचुरी के थे, 19th सेंचुरी के थे। कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। फिर अब ये क्या थे,
ये काम कर रहे थे स्टैट्स और टेबल्स पे। किन पे? स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स होती है ना जो, और टेबल्स पे। फिर काम करते 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 इनका और ग्रुप भी था एक, खाना खाया था, वो भी इनके साथ काम कर रहा था। तो करते 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 इन्होंने 1822 के अंदर इससे रिलेटेड एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन की डिस्कवरी की 1822 के अंदर। अब आप बोल रहे हो बहुत बोर हो रहा हूँ सर, ये याद करने की चीज है, ये आप याद कर लेना। लिटरली मैं जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो इसमें से मतलब थ्योरी में से मैं एक्सट्रैक्ट करके जो याद करने का पॉइंट है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे समझने की भी आएगी, बहुत सारे आएंगे समझने के चैप्टर। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन बनाया। फिर इसके बाद में क्या था, 1842 के अंदर इन्होंने पहला ऐसी मशीन बनाई जो कि ऐड भी करती थी, सब्ट्रैक्ट भी करती थी, मल्टीप्लाई भी करती थी, डिवाइड भी करती थी। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन ये अकेली परफॉर्म कर देती थी। और इसकी स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड थी 60 एडिशन से कर देती थी 1 मिनट के अंदर, पर मिनट। मतलब 1 सेकंड के अंदर 1 एडिशन परफॉर्म करती, 1 सेकंड में 1 एडिशन परफॉर्म करती, जो कि पहली बार ऐसा लगा था हाँ भाई कंप्यूटर कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि सोचो 1 सेकंड में तो इंसान एडिशन नहीं कर पाता, कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करे हुए, पर 1 सेकंड में तो नहीं कर पाते। जैसे बोल दिए 3 डिजिट्स का दे दिए, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे 1 सेकंड में, है ना। तो यहाँ पे अपने को लगा था इसकी कैपेबिलिटी, हाँ भाई ये कुछ तो कर तो सकता है, यहाँ पे अपने को लगा था। तो ये एक ओवरव्यू है ना। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर की जनरेशन। ठीक है, 5 जनरेशन थी और कुछ कंप्यूटर्स के बारे में। तो ये मैं कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले अपन कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर चलते हैं। तो देखो फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं बता दूं इसके अंदर कुल 5 जनरेशन है, पहले से लेके 5 जनरेशन। ठीक है, 5 जनरेशन कैसे इवॉल्व हुआ कंप्यूटर वो बताया गया है। ठीक है, तो इसमें से पढ़ते हैं अपन पहली जनरेशन, सबसे फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो थी ना वो चली थी, अब मैं इसमें याद करने के हैं वो आप याद करते रहना, समझने का भी है वो समझा दूंगा। 1942 से 55 तक ये चली थी फर्स्ट जनरेशन। अब देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, अपने को ऐसी चीज चाहिए थी जो कि स्विच हो, क्योंकि अपने में कंप्यूटर में देखते हैं ये तो मैं बताया था ऑन या ऑफ, कुछ हो कुछ ना हो। तो अपने को स्टोरेज के लिए एक मिल गया पंच्ड कार्ड कि अपन स्टोरेज पंच्ड कार्ड में रख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को एक स्विचिंग डिवाइस चाहिए था जो कि स्विच होता रहे, मतलब जैसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ताकि पूरा कंप्यूटर चल सके 010101 समझने के लिए। वो तो क्या था स्टोरेज के लिए, ये था लॉजिक के लिए, ताकि अपन समझ सके। तो लॉजिक के लिए क्या किया, एक डिवाइस बनाया गया जिसे बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी, मैं इधर लिख देता हूं। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी, ये बनी हुई थी एक फ्रैगाइल ग्लास आता है उसकी बनी हुई थी, फ्रैगाइल ग्लास उसकी बनी हुई थी। तो ये क्या था, स्विच करता था ऑन ऑफ, मतलब एक स्विचिंग डिवाइस था। तो इसका यूज किया गया था। इसका यूज क्यों किया गया था, एज ए लॉजिक, लॉजिक समझने के लिए, लॉजिकल मतलब जैसे पंच्ड कार्ड्स तो कहते हैं, पंच्ड कार्ड्स तो हमारा क्या होता है 0101 स्टोर करने के लिए, ये उसको समझने के लिए, हाँ भाई कि भाई ये 0101 को रिप्रेजेंट करेगी, भाई हाँ 0 हो रहा है 1 हो रहा है, मतलब चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर हर के अंदर देखो अपने को रैम और स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो अपन रैम के लिए क्या यूज करते थे, इसके अंदर रैम के लिए अपन यूज करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज का। अब आप बोलोगे रैम क्या होती है, रैम देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, वहां भी एकदम हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ। स्टोरेज होती है बहुत सारा, मतलब बहुत सारा डेटा अपन एक साथ स्टोर कर लेते हैं। और रैम होती है कि जो जो अपने को काम है ना अभी वो सारा डेटा इसके अंदर आ जाता है। मतलब आप लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी को समझ लो कि भाई ये सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें से आप 5 बुक्स उठाए
तो आप 5 पढ़ने वाले हो, वो 5 आप टेबल पे रखे तो उस टेबल को रैम समझ लो, है ना। तो ये होती है रैम और स्टोरेज, है ना। रैम थोड़ी फास्ट चलती है, बस ये है, रैम फास्ट चलती है, ये थोड़ी स्लो चलती है। तो रैम हर के अंदर रैम आएगी और स्टोरेज आएगा। तो रैम अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज नाम की चीज थी, उसका यूज करके अपन रैम बनाए थे। और स्टोरेज कैसे बनाए थे? स्टोरेज अपन वही पंच्ड कार्ड चल रहे थे तो उनसे बनाए थे, पंच्ड कार्ड से, ठीक है। फिर अब मैं, इस वक्त क्या था, कंप्यूटर की साइजेस बहुत बड़ी बड़ी होती थी, मतलब 20x50 फीट के, मतलब पूरे घर होते हैं ना, मतलब छोटे घर, है ना, उतने बड़े बड़े कंप्यूटर आ जाते थे, है ना। तो इतने बड़े बड़े साइज बहुत ज्यादा बल्कि थी। अब इस वक्त क्या है, पावर भी बहुत ज्यादा लेते थे। पावर क्यों? क्योंकि इस वक्त लगभग 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स ऐसे मोटी मोटी सी होती थी, तो पूरे 10,000 देख लो कितने ज्यादा हो जाएंगे वैक्यूम ट्यूब्स। तो इतनी 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, और हर वैक्यूम ट्यूब आधी वॉट पावर लेती थी। तो सोचो कितना, 5,000 वॉट कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ना। तो पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, स्लो भी था, भारी भी था, उठाओ तो बिल्कुल ही नहीं सकते थे, है ना। तो मतलब खराब ही खराब था उस वक्त सिस्टम सारा का सारा। और कुछ भी हार्डवेयर फेल हो जाता था ना, तो मतलब सारे वैक्यूम ट्यूब्स को चेक करते थे पूरी 10,000 में से, जो खराब है फिर निकाल के फिर चेंज करते थे। तो इतना सब सिस्टम था बोले, है ना। फिर हमें, और कंपोनेंट अपन मैनुअली असेंबल करते थे, मतलब प्रोग्राम के लिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट कंप्यूटर में कीबोर्ड में लिख दिए, वैक्यूम ट्यूब निकाल के चेंज किए उसका, सारे के सारे कंपोनेंट जो होते थे वो अपन मैनुअली हाथों से चेंज करते थे। तो ये सब होता था फर्स्ट जनरेशन में, ये समझ लो। अब चलते हैं अपन सेकंड जनरेशन की ओर। ये देखो गाइस, फर्स्ट जनरेशन के मैंने नोट्स बना रखे, 1942 से 55 में था, है ना। वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, फ्रैगाइल का ग्लास डिवाइस, है ना, या फ्रैगाइल ग्लास डिवाइस होती थी उसके पीछे, है ना, और एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस था। ये देखो, ऐसी दिखती थी वैक्यूम ट्यूब, जैसे अपना वो बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर का, वैसे ही दिखती थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। फिर हम अपन आगे देखते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, इसमें रैम की तरह यूज होती थी, स्टोरेज में पंच्ड कार्ड, साइज बल्कि था। ये याद करना है यार, सीधा सीधा आपको मतलब बता दिया, है ना। कंप्यूटर क्या है, 10,000 वैक्यूम ट्यूब यूज करती थी, तो इस वजह से एसी की भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि इतनी पावर निकलती थी। साथ में एक वैक्यूम ट्यूब आधी वॉट पावर लेती थी, तो बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती थी। फ्रिक्वेंट हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर फेल हुआ तो वापस पूरा चेक करना पड़ता था मैनुअली, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। कंपोनेंट मैनुअली असेंबल करने पड़ते थे। बस ये याद करना है फर्स्ट जनरेशन में, और कुछ भी नहीं करना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन की ओर। देखो, समझाना होगा मैं समझा दूंगा आपको, है ना। तो देखो, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन, पहले तो आपको डेट याद करनी है। डेट थी 1955 से, क्योंकि ये 55 पे खत्म हुआ, तो ये 55 से चालू हुआ, 55 से 64, है ना। अब चेंज कब होती है जनरेशन? चेंज होती है जब कुछ बड़ा चेंज हो, कुछ एक्स्ट्रा में कुछ चीज नहीं आई हो। तो इसमें नया क्या आया था, इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं आई थी। इसके अंदर पहली चीज तो थी कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज यहाँ पे कम हो गया था। वैक्यूम ट्यूब्स कितनी परेशानी कर रही थी, इतनी तो बड़ी बड़ी 10,000 वैक्यूम ट्यूब, कितने पावर, एसी की जरूरत। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज बंद किया, क्योंकि ये परेशानी सबसे ज्यादा खड़ी कर रही थी। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या हुआ, याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, 1947 के अंदर जब अपने देश को आजादी मिली थी, उस वक्त की बात है। बेल लेबोरेटरीज के अंदर, बेल लेबोरेटरीज के अंदर, ट्रीज के अंदर जॉन, विलियम और वॉल्टर इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की, ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी की। ये बहुत ऐसी डिस्कवरी हुई कि उसके बाद से आज तक ट्रांजिस्टर का यूज किए जा रहे हैं, ये देख लो। तो ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी की। तो ये ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से अच्छा क्यों है? क्योंकि देखो, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब, इन दोनों की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, वैक्यूम ट्यूब से पहले तो स्मॉल होता है, छोटी साइज होती है, तो स्पेस बचेगा अपना, है ना। और ये बड़ी होती है, बिग होती है इसकी साइज, है ना। मैं डिफरेंस वैसे नहीं बता रहा कि भाई चार्ट बना के, आपको जस्ट एक आइडिया हो जाए। ट्रांजिस्टर क्या है, इससे
10 टाइम्स कम एनर्जी लेता था, ठीक है, पर 10 टाइम्स ज्यादा स्पीड थी इसकी। ये 10 टाइम्स दे रखा है अलग से, याद रखना। 10 टाइम्स कम एनर्जी लेता था और 10 गुना ज्यादा काम करता था, तो आप क्यों नहीं लोगे ट्रांजिस्टर? तो इस वजह से वो ट्रांजिस्टर क्या है, उससे सस्ता भी पड़ता था, उससे कम हीट प्रोड्यूस करता था, तो इस वजह से ट्रांजिस्टर को ही अपनों ने ज्यादा प्रायोरिटी दी और ट्रांजिस्टर को एज ए वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज लेने लग गए अपन, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है एक और चीज ट्रांजिस्टर के बारे में। ये ट्रांजिस्टर बनता है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का। ये सब बुक में दे रखा है, आप बस इसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का बनता है। तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से क्या फायदा हुआ, मैंने बताया था वो ग्लास का बनता है, वैक्यूम ट्यूब्स, फ्रेगाइल ग्लास। तो उसमें टूटने का भी खतरा था, अगर मान लो थोड़ा सा गिर जाए या कुछ हो जाए तो गया, ले लो टूट गया। ये इसमें गिरने के बाद टूटता नहीं था, तो ये फायदा था। तो मतलब इसके उससे बहुत ज्यादा फायदे थे, हर चीज में उससे आगे था, तो इस कारण अपन ट्रांजिस्टर का यूज किया, है ना। ट्रांजिस्टर के बाद दूसरी डिस्कवरी ये हुई, पहली डिस्कवरी, दूसरी डिस्कवरी थी मैग्नेटिक कॉर की। मैग्नेटिक कॉर, अब मैग्नेटिक कॉर क्या थी? मैग्नेटिक कॉर बनी थी फेराइट रिंग की, फेराइट रिंग की बनी थी। ये क्या है, अब मैं बोल रहा हूं ना, कुछ होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब समझने के लिए कंप्यूटर को, या तो 0 1 या फिर मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज। तो मैग्नेटिक कॉर्ड क्या थी, या तो मैग्नेटाइज होती थी या नॉन मैग्नेटाइज होती थी, है ना। तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो बस ये दो मेन डिस्कवरीज हुई थी सेकंड जनरेशन के अंदर। तो इस वजह से जो रैम थी उसमें यूज करने लग गए अपने मैग्नेटिक कॉर का, और जो स्टोरेज थी उसके अंदर पहले पंच कार्ड का यूज कर रखे थे। अब यहाँ पे अपन थोड़ी सी वो एक और डिस्क थोड़ा सा और हो गया था, पंच कार्ड के बाद मैग्नेटिक डिस्क बन गई थी यहाँ पे, या फिर मैग्नेटिक टेप बन गई थी। डिस्क ना बोलूंगा मैं, टेप बोलूंगा, मैग्नेटिक टेप बन गई थी, अलग अलग होते हैं। मैग्नेटिक टेप बन गई थी, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर यूज होने लग गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस इसके अंदर आ गई थी, बनने लग गई थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल, ये सब बनने लग गई थी। इसके अलावा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। अब देखो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको बाद में समझ में आएगा, इसमें चैप्टर 11 12 कोई है ना, तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती क्या है। मतलब जो अपन लिखते हैं ना C++, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो इस वक्त हाई लेवल लैंग्वेजेस बनने चालू हो गई थी, फॉर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल, ये फेमस थी उस वक्त। इसके अलावा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस के बारे में हल्का सा मैं बता देता हूँ। ओएस होता है कंप्यूटर, जो बेयर कंप्यूटर है, बेयर कंप्यूटर मतलब जो समझता है कंप्यूटर, मेन सीपीयू समझता है, जो 1010 और भी जो तो उन सबको छुपा के अपने को सिर्फ एक ऐसा इंटरफेस प्यारा सा दे देना, हाँ भाई ये कितना प्यारा चल रहा है कंप्यूटर, असली में बहुत खतरनाक है कंप्यूटर अगर आप डायरेक्ट चलाओ तो, है ना। तो ओएस क्या करता है, जैसे कि मैं अपन कंप्यूटर चालू किया, लिखा हुआ है माई कंप्यूटर, इधर कंट्रोल पैनल, ये खोलना आसान है, कंट्रोल पैनल खोल लिया, ये चल गया वो चल गया, पर उसको पूरे को छुपा के जो अपने को प्यारा सा इंटरफेस दे रहे हैं ना, उसे बोलते हैं ओएस। तो उस वक्त आया था बैच ओएस, बैच ओएस आ गया था। बैच ओएस क्या होता है, ये भी आपको चैप्टर 13 14 के आसपास पता लगेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर आएगा इसके अंदर, उसके अंदर बैच ओएस क्या होता है अच्छे से डिटेल्ड में आएगा। तो इस वक्त बैच ओएस आ गया था, आप याद कर लो, ऐसे मत करना उस चैप्टर में आ रहा है तो याद नहीं करो, याद कर लो यहाँ पे। तो क्या क्या याद करने की चीज है वो मैं बता। तो देखो सेकंड जनरेशन 1955 से चालू हुई, 64 तक चली। ये जितनी चीज है ना ये सब याद करने की है, मैं नोट्स बनाए इसलिए था कि इतने सारे में से मैं एक्सट्रैक्ट करके, एक बहुत सारे इनपुट में से मैं एक्सट्रैक्ट करके जो जो याद करने का चीज है वो सब एक जगह कर लेता हूँ। तो ये याद करना है आपको। सेकंड जनरेशन में 1955 से 64 में आई थी। इसके अंदर 1947 देश जब आजाद हुआ था, उस वक्त बेल लेबोरेटरीज, ये याद करना है सर, में जॉन विलियम और वॉल्टर ने ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी की थी। अब इसके बाद ट्रांजिस्टर क्यों अच्छा है वैक्यूम ट्यूब से, इसके बारे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात इसमें जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का मटेरियल यूज हो रहा है, उसके अंदर ग्लास होता था, तो डेफिनेटली ये फूटेगा नहीं, वो जल्दी फूट जाएगा।
फिर हमें नो फिलामेंट नीडेड, हाँ ये मैं बताया नहीं था, उसके अंदर एक फिलामेंट का भी यूज किया जाता था। ये देखो, ये इसके अंदर ये दिख रही है ना, ये अंदर से पत्ती सी ये कुछ है ना, तो ये इसका फिलामेंट, इसके अंदर कोई ऐसा फिलामेंट यूज नहीं हुआ था, है ना। फिर 10 गुना ज्यादा फास्टर था इससे, और पावर भी 10 गुना कम लेता था। मतलब देखो कितना फायदा ही फायदा है, पावर भी 10 गुना कम ले रहा है, फास्ट भी 10 गुना ज्यादा है, छोटा था, सस्ता था, कम हीट जनरेट करता था, एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। फिर इसके बाद अगली डिस्कवरी हुई मैग्नेटिक कोर की। मैग्नेटिक कोर क्यों हुई थी, यहाँ पे देखो रैम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, यहाँ पे रैम क्या है, मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर उससे ज्यादा आसान थी, ज्यादा सही थी, तो फेराइट रंग की थी। अगर वो मैग्नेटाइज हो रही है मतलब 1, नहीं हो रही मतलब 0। मैग्नेटाइज मतलब समझ गए ना, मैग्नेटाइज जैसे लोहे के पास रहती है, चिपक जाती है, वैसे उसे बोलते हैं मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज हो गई तो मतलब 1, और नहीं हुई तो 0, ठीक है। फिर हमें मैग्नेटिक कोर एज ए रैम यूज की गई। देखो हर में आ रहा है रैम और स्टोरेज, ये हर में जरूरत पड़ती है रैम और स्टोरेज की। इसमें भी था रैम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, स्टोरेज पंच कार्ड, इसके अंदर रैम, मैग्नेटिक कोर, स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क या फिर टेप, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी, फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल, ये याद रखना, ये भी फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, स्टिल रिक्वायर एसी, पिछले में भी एसी रिक्वायर्ड था, इसमें ट्रांजिस्टर आने के बाद कम हीट प्रोड्यूस करता था, फिर भी एसी की रिक्वायरमेंट थी अपने को। मैनुअली असेंबली नीडेड, अभी भी अपने को सब कुछ हाथों से निकाल के जोड़ के सारा तार वार सब कुछ अपने को खुद ही करना पड़ता था, ठीक है। फिर चलते हैं अब थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन क्या थी, देखो वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं लिख लिख के बता रहा था पर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है ऑलरेडी, मैं वैसे बता रहा हूँ, समझाने की चीज मैं कॉपी में लिख दूंगा। थर्ड जनरेशन 1964 से 75 तक चली थी, 1964 से 75 तक चली थी थर्ड जनरेशन। अब देखो इसके अंदर मेन डिस्कवरी क्या हुई, मैं क्या बता रहा हूँ, जनरेशन तभी आगे बढ़ती है जब आप कुछ ऐसी नई डिस्कवरी करो जो कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है। अब आप देखोगे फिफ्थ जनरेशन अब बाद में पता चलेगा बहुत लंबे टाइम से चल रही है, मतलब बहुत लंबे टाइम से ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है उससे पहले वाले से। तो थर्ड जनरेशन में देखो क्या हुआ था, थर्ड जनरेशन में 1964 से 75 में आई थी। इसमें रॉबर्ट नॉयसे और जैक क्लियर ने मिलकर बनाया था इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बना था 1958 के अंदर, है ना। अब मैं बताता हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। देखो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, एक सिलिकॉन की चिप है। सिलिकॉन आपको पता होगा, एक जो साइंस के बच्चे हैं उनको भी नहीं है, उनको भी उन्होंने भी सुना होगा, सिलिकॉन नाम का एक एलिमेंट आता है, तो उसकी एक चिप बनती है, ठीक है। तो सिलिकॉन की चिप थी, इसके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर। ये 3 चीजें लगी, हाँ भाई ये तीनों चीजें कंप्यूटर के अंदर हमें फायदा दे रही है। तो ये 3 चीजों को क्या है, इसके अंदर इम्प्लांट कर दिया गया, सिलिकॉन चिप के अंदर लगा दिया गया, है ना। लगा देने से क्या हुआ, पहले 10 के करीब लगाए, मतलब सिर्फ 10, कुछ ट्रांजिस्टर हो गए, कुछ रेजिस्टर हो गए, कुछ कैपेसिटर हो गए, इसे मिला के 10 कंपोनेंट्स लगाए गए अलग अलग, ठीक है। तो 10 कंपोनेंट लगाए गए, उससे बोला गया SSI टेक्नोलॉजी आ गई भाई, SSI टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसा नाम दिया गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ गई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ गई। मतलब एक चिप के अंदर ये लगाया गया। अब ये चिप कितनी यूज ली गई थी, ये ली गई थी 5 mm की, 5 mm की सिलिकॉन चिप यूज ली गई, उसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा गया है। तो ये जो बना है ना, इसको एक नाम और बोलते हैं जो कि क्या आ जाता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये उसके अंदर ही दे रखा है किताब में, मैं नहीं बता रहा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप याद रख लेना क्या जा रहा है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का गया। फिर ये 10 से बढ़ा के क्या किया, इसको 100 कर दिया, मतलब 100 के अंदर रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर तीनों को लाया गया, ताकि क्या है, स्विच जल्दी जल्दी हो। मैंने आप पहले शुरू में बताया था ना, फर्स्ट जनरेशन में हमने ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि स्विच जल्दी जल्दी हो। ट्रांजिस्टर भी क्या है, स्विच होता है बहुत जल्दी जल्दी, तो ये तीनों मिला के लगाए गए ना, तो तीनों मिला के बहुत अच्छा एक स्विचिंग कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो उस वजह से जितने ज्यादा अपन लगा रहे थे ना, अपन ये देख रहे थे जैसे जैसे अपन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे, हाँ तो क्या जैसे जैसे अपन लगाते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा,
कंपोनेंट्स, वैसे वैसे अपने को ज्यादा जल्दी आउटपुट मिले जा रहा है। तो उस वक्त 100 लगा के देखे, अब उस वक्त 100 लगाना मुश्किल था। सोचो एक इतनी छोटी चिप में आप कैसे लगा सकते हो इतनी सारी चीजें, कितना मुश्किल होगा आपके लिए। अब तो लगा देते, अब तो करोड़ों तक लगा देते हैं, पर उस वक्त लगाना मुश्किल था। तो 100 लगाए गए, उससे कहा गया MSI टेक्नोलॉजी आ गई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उस वक्त SSI और MSI टेक्नोलॉजी अपनी पीक पे थी, सबसे ज्यादा चल रही थी SSI MSI टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर जो रैम थी ना, रैम में कुछ खासा फर्क नहीं हुआ, वही मैग्नेटिक कोर की यूज हो रही थी, मैग्नेटिक कोर की यूज हो रही थी, बस 5 MB से कम की यूज हो रही थी। ठीक है, और वो मैग्नेटिक टेप और डिस्क यूज हो रही थी उस वक्त भी। ठीक है, ये लगभग 10 MB से कम यूज हो रही थी, 10 MB के बराबर से इतनी यूज कर रहे थे मैग्नेटिक कोर, और ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, यही था स्टोरेज डिवाइस में। फिर एक जो बड़ी डिस्कवरी हुई, आप बोले ये डिस्कवरी नहीं हुई, तो फिर क्या बड़ी डिस्कवरी हुई? बड़ी डिस्कवरी देखो अब और हुई। और क्या हुई? अपन पहले पढ़े थे बैच OS आ गया था, इसके अंदर क्या था, डार्ट माउथ कॉलेज था एक, डार्ट माउथ कॉलेज। ठीक है, उसके अंदर थॉमस कुल्ट्स और जॉन कैमेनी, इन्होंने मिलकर बनाया था टाइम शेयरिंग OS। अभी क्या होता है टाइम शेयरिंग OS और बैच OS क्या होता है, ये सब अपन आगे बढ़ेंगे। टाइम शेयरिंग OS बस आप याद कर लो, टाइम शेयरिंग OS क्या होता है, ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। टाइम शेयरिंग OS आ गया। ठीक है, और इस वक्त लैंग्वेज जो फोर्ट्रान कोबोल थी, जो पहले अपने पढ़ी थी फोर्ट्रान कोबोल, ये यहां तक आते होते इतनी पॉपुलर हो गई फोर्ट्रान कोबोल कि एक अमेरिका में क्या है, एक इंस्टीट्यूट, एक कंपनी टाइप की सी है जिसका नाम है अंसी। याद रखना, ये डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अंसी की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या था? स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या करती थी? ये बोलती थी हम जो चीज बनाएंगे ना, कि जिसको बोलती है स्टैंडर्ड कर दी। स्टैंडर्ड मतलब होता है कॉमन, कि हर चीज में कॉमन। कॉमन मतलब कि ये लैंग्वेज फोर्ट्रान वाले लैंग्वेज को मान लो स्टैंडर्डाइज कर दी, तो इसका मतलब अब फोर्ट्रान लैंग्वेज पूरी दुनिया में बस ऐसे ही चलेगी। जो ये बोल दी है ना कि इस वर्ड का मतलब यही है, तो उस वर्ड का मतलब वही होगी। तो इन्होंने क्या थी, फोर्ट्रान और कोबोल को 1965 और कोबोल को 1968 के अंदर, इसी 66 है, इनको स्टैंडर्डाइज्ड कर दी अंसी ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, ये एक बड़ा काम हो गया। फिर इसके अलावा क्या था, इसके अलावा इस वक्त पहला मिनी कंप्यूटर बना था। पहला क्या बना था? मिनी कंप्यूटर। अब कौन बनाया मिनी कंप्यूटर उस वक्त? तो उस वक्त मिनी कंप्यूटर बनाया था डैक। ये याद रखना। अब इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे, डैक, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इसने बनाया था अपना पहला कंप्यूटर PDP-8, प्रोग्राम्ड डिजिटल प्रोसेसर, आई थिंक प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ये पहला मिनी कंप्यूटर बना। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर आ गया, डैक ने बनाया। ठीक है, इसके अलावा क्या था, एक कॉन्सेप्ट होता है अनबंडलिंग का। अनबंडलिंग का इसका मतलब होता है, पहले क्या था, आपको हार्डवेयर बेचते थे ना, उसके साथ ही सॉफ्टवेयर फ्री में दे देते हैं कि भाई इसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर आएगा, ये हार्डवेयर आएगा, बस एक साथ ही बेच देते थे। सॉफ्टवेयर का अलग से कोई वैसे नहीं था, हार्डवेयर के साथ ही चार्ज लग जाता है सॉफ्टवेयर का। पर 19 फिर बाद में सॉफ्टवेयर गए बड़े बड़े आने लग गए। तो उसके बाद 1969 के अंदर 19 सॉरी अनबंडलिंग का मतलब होता है कि अनबंडलिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग अलग बेचना। सॉरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को अलग अलग बेचना। तो 1965 से पहले अलग अलग नहीं बिकते थे, एक साथ ही चल जाता था, पूरा पूरा हार्डवेयर के साथ ही सॉफ्टवेयर चल जाता था। तो अनबंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था।
है ना 1965 तक। 1965 ने 9 में पहली बार आईबीएम ने निकाला अनबंडलिंग का कॉन्सेप्ट कि आप हार्डवेयर अलग से प्राइस में खरीद सकते हो, सॉफ्टवेयर अलग से प्राइस में खरीद सकते हो। तो ये चीज हुई। तो और ये जो पीडीपी-8 था ये 1 मिलियन ऑपरेशन कर देता था 1 सेकंड के अंदर। तो सोचो आप कितना फास्ट हो गया था ये लगान से, एमएसआई टेक्नोलॉजी एसएसआई, है ना, 1 मिलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर देता था 1 सेकंड के अंदर। ठीक है। और इस वक्त अपने को मैनुअल असेंबली करने की अब जरूरत नहीं थी, मतलब खुद से असेंबली करने की जरूरत नहीं थी, चीजों को हटा के प्रोग्राम वापस सेट करो, ये करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। और एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी थी, अभी भी एसी की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में सबसे ज्यादा चीजें याद करने को देख लेते हैं। अब थर्ड जनरेशन 1964 से 75 के अंदर आया, रॉबर्ट नॉयसे और जैक क्लेयर ने इसे बनाया। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया 1958 के अंदर। इंटीग्रेटेड सर्किट में 5 mm सिलिकॉन का बोर्ड होता है, उसके अंदर अपन रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगाते हैं। 10 से 20 अगर अपन कंपोनेंट्स लगा रहे हैं तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, 100 के करीब लगा रहे हैं तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। रैम मैग्नेटिक कोर की यूज की गई जो कि 5 MB से कम थी। स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क यूज की ली गई जो कि 10 MB की थी। डार्ट माउथ कॉलेज के अंदर थॉमस गुड्स और जॉन कैमेन ने मिलकर टाइम शेयरिंग ओएस बनाया। पॉपुलर लैंग्वेज उस वक्त फोर्ट्रान और कोबोल थी। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1966 में और 1968 के अंदर फोर्ट्रान और कोबोल को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया। अनबंडलिंग का कॉन्सेप्ट यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग बेचना, है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था 1965 तक। 1965 के अंदर अनबंडलिंग का कॉन्सेप्ट पहली बार आईबीएम ने लाया। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर आ गया था। पहला जो था जिसने बनाया था वो था DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने पहला मिनी कंप्यूटर बनाया था। 1965 के अंदर बनाया था PDP-8 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर जो कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में परफॉर्म कर देता था। एसी की रिक्वायरमेंट अभी भी थी, मैनुअल असेंबली अभी नहीं करनी पड़ती थी। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन था 1975 से 89 के अंदर। ठीक है। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ, जो अपन इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे बनाए थे ना, यहाँ पे 10 से 20 कंपोनेंट थे, 100 कंपोनेंट थे। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, ये बढ़ के 30,000 कंपोनेंट हो गए। सोचो 5 mm की सिलिकॉन की चिप पे 30,000 रजिस्टर, कैपेसिटर, वो सब, है ना, ट्रांजिस्टर। फिर हमें 1 मिलियन भी आ गए, मतलब 30,000 से 1 मिलियन। 30,000 जो लाए थे पहले उसे बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI टेक्नोलॉजी। 1 मिलियन यानी 10 लाख जब कंपोनेंट लगाए गए तो उसे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बोला गया। याद करना है ये भी आपको। ठीक है। अब देखो ये भी याद करने का, मैं याद करने का अलग अलग से बना रखा हूँ। उस वक्त पीसी आ गए थे, पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर अलग होता है, पर्सनल कंप्यूटर अलग होता है। ये आपको चैप्टर 20 में आपको पता लग जाएगा क्या है पर्सनल कंप्यूटर, क्या है मिनी कंप्यूटर। ठीक है। आगे सब कुछ दे रखा है, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ दे रखा है, आप बस जैसे जैसे मैं बता जाऊँ वैसे वैसे चलते जाओ। 1978 के अंदर एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन कंपनी का नाम था, रेडियो सैक डिवीजन कंपनी का नाम था। इसने एप्पल 2 लॉन्च किया, इसने TRS-80 लॉन्च किया। 1981 में उनको देखा देखी करके आईबीएम ने भी खुद का पीसी लॉन्च किया जिसका नाम था IBM PC, और उसके क्लोन्स भी मार्केट में चलने लग गए क्योंकि IBM फेमस था। ठीक है। रैम सेमीकंडक्टर्स की बनाई गई, रैम चेंज हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर थी पहले, अब सेमीकंडक्टर्स आ गई। स्टोरेज भी चेंज हो गई, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करने लग गए। ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स उस वक्त आ गए थे। अब सुपर कंप्यूटर्स भी आगे डिटेल में आ जाएंगे। सुपर कंप्यूटर में मैं बोलूंगा, ये आप अभी याद मत करो, ये आपको मैं छोड़ने के लिए बोलूंगा। ये दिया हुआ है अच्छा खासा पैरा, पर ये मैं अभी आपको छोड़ने के लिए बोलूंगा। इसके आगे चलता है, मैं जो जो बता रहा हूँ बस वैसे करते जाओ। मैं बता रहा हूँ पूरी सारी चीजें बता रहा हूँ। आप बोल रहे थे ना पहले कम याद करने को, अब देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कितनी चीजें आ गई याद करने को। नेटवर्क्स आ गए थे उस वक्त, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, ये सारे नेटवर्क्स आ गए थे। पॉपुलर क्या था, पॉपुलर हो गई थी उस वक्त MS-DOS। हर में देखो पॉपुलर भी आ रही है, जैसे इस वक्त पॉपुलर थी फोर्ट्रान, कोबोल, ऐसा हर में फेमस आ रही है कि अब क्या फेमस हुई। तो इस वक्त पॉपुलर हो गई थी MS-DOS, विंडोज, मैक OS, यूनिक्स। ये भी आपके चैप्टर में आएंगे 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है। लैंग्वेज उस वक्त कौन सी पॉपुलर थी, C++। ठीक है। GUI आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी आपके आगे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। GUI और CLI दो होता है। ठीक है। GUI मतलब सीधी सी बात है, अब मैं जो बताया था ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है,
कि आपको छुपा के अंदर की डिटेल छुपा के बाहर एक प्यारा सा आउटपुट दे देता है, तो वही ग्राफिक्स के अंदर दे देता है आउटपुट, उसे बोलता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग ओएस आ गया। अब देखो तीनों में चल रहा है, सेकंड जनरेशन में बैच ओएस था, थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ओएस, यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, तीनों आपके आगे आएंगे। ठीक है, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स भी आ गए थे, पीसी भी आ गया, मेन फ्रेम भी आ गया, सुपर कंप्यूटर भी आ गया फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर में एसी की जरूरत पड़ती थी, पीसी के अंदर नहीं पड़ती थी। थर्ड जनरेशन में तक एसी की जरूरत पड़ती थी, फोर्थ में नहीं पड़ती थी। ठीक है, इसमें नो मैनुअल असेंबली रिक्वायर्ड, कोई भी खुद से मैनुअली अपने को करने की जरूरत नहीं थी कि कंपोनेंट्स लगाओ, शुरू में जैसे वैक्यूम ट्यूब्स लगाने का था वो सब कुछ भी नहीं करना पड़ता था। इसके अलावा CSCW कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग, इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि वही अपन बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ, जैसे लैन मैन ये दे रखे है ना, वैसे अपन कनेक्ट करके एक साथ दूसरे में डेटा ट्रांसफर कर दिए। मतलब एक ही कंप्यूटर तक सीमित नहीं था, अब अपन एक ही कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते थे। ये एक कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग आ गया था, और अब कंप्यूटर अफोर्डेबल एक आम इंसान खरीद सकता था, ऐसी हालत में आ चुका था। ठीक है, अब आता है फिफ्थ, जो कि अपन प्रेजेंट चल रहा है उस जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन 1989 से टिल, ये सबसे लंबा टाइम है। अभी तक ऐसा कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया जो कि अपन सिक्स जनरेशन बोल दे। अब यही चल रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है अब सिक्स जनरेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आई ULSI टेक्नोलॉजी, मतलब उसी इंटीग्रेटेड चिप पे अब ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर 1 करोड़ कर दिए गए, 10 मिलियन कंपोनेंट लगा दिए गए। इसे बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर आ गए मल्टी कोर, माइक्रो कर्नल, मल्टी थ्रेडिंग OS, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे। ठीक है, तो माइक याद कर लो जस्ट अभी, मल्टी कोर आ गए, मतलब कोर मतलब CPU होता है ना, उसे समझ लो CPU के बहुत सारे अलग अलग टुकड़े करके ना, एक में 1 करोड़ कंपोनेंट लगाने की जगह बहुत सारे टुकड़ों में लगा दिए तो वो ज्यादा फास्ट चलता है, वो मल्टी कोर। माइक्रो कर्नल OS के अंदर आएगा, ये भी OS के अंदर आएगा। ठीक है, इस वक्त PCs आ गए, वर्क स्टेशन आ गए। PC कुछ जीबी से कुछ टीबी तक लेता था स्टोरेज, वर्क स्टेशन 4 से 64 जीबी तक रैम आ जाती थी, स्टोरेज 10 टीबी तक आ जाती थी। स्टोरेज अब CD, SSD, हार्ड डिस्क, मतलब अब तो बहुत सारी चीजें आ गई स्टोरेज की, है ना। स्टोरेज अलग अलग डिवाइस में स्टोर करने लग गए। स्टोरेज भी आएगा आपका अलग से चैप्टर, वहां पे देख लोगे। पॉपुलर, अब पॉपुलर क्या कहता है, हर में देखो पॉपुलर चल रहा है, फोर्ट्रान, कोबोल, फिर हमें C++। अब इसके अंदर पॉपुलर हो गई जावा लैंग्वेज, अभी करंटली पाइथन चल रही है ना। लाइब्रेरी, मैसेज पासिंग इंटरफेस MPI, पैरेलल वर्चुअल मशीन, ये फेमस है अभी करंटली, है ना। MPI मैसेज पासिंग इंटरफेस, PVM, इनको जस्ट याद कर लो। MPI का मतलब मैसेज पासिंग इंटरफेस, PVM का मतलब पैरेलल वर्चुअल मशीन। इसके अलावा ये मल्टीपल प्रोसेसर्स आ गए। अब इसके अंदर आता है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स एक ही रैम पे सारे काम कर रहे हैं, है ना। और ये एक्चुअली मल्टी प्रोसेसिंग OS है, जो अपनों ने पहले पढ़ा था, मल्टी प्रोसेसिंग OS। शेयर्ड मेमोरी मतलब बहुत सारे प्रोसेसर मतलब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो सारे एक ही रैम पे काम कर रहे हैं, है ना। इसे टाइट कपलिंग भी बोलते हैं अपन, है ना। और इसका मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स अलग अलग के पास सबके अलग अपनी अपनी मेमोरी है, इसे लूज कपलिंग बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा कम्युनिकेट, इसके अंदर मैसेज एक्सेस से करते थे। मैसेज एक्सेस मतलब यहां से अपन मैसेज भेजे, फिर ये वापस रिप्लाई किया, है ना। मेमोरी एक्सेस, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मेमोरी एक्सेस, यहाँ से एक्सेस किए, ये वापस अपने को भेज दिया। इसके अंदर मैसेज पासिंग सबकी अलग अलग है, तो ये आराम से बस मैसेज पास किए, ले लिए। इसके अंदर इसको भी रिप्लाई करना है, इसलिए अपन इधर मेमोरी एक्सेस बोलते हैं कम्युनिकेशन में, इसमें मैसेज पासिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक पैराग्राफ दे रखा है बड़ा सारा का, उसका कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे वर्क स्टेशन को जब अपन हाई स्पीड कमोडिटी स्विच्ड नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मिल जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये जो अपनों ने पढ़ा, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसे बोलता है शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, ये सब टर्म्स आपको आगे मिल जाएंगे। वर्क स्टेशन आगे मिल जाएगा, हाई स्पीड कमोडिटी स्विच्ड नेटवर्क ये भी आगे मिल जाएगा, इससे मिलकर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मिलता है। ये आपको मैं समझा ही दिया कि बहुत सारे प्रोसेसर्स के पास अलग अलग खुद की मेमोरी होती है। इस वक्त पोर्टेबल पीसी आ गए। पोर्टेबल मतलब उठा के आप अलग अलग जगह रख सकते हो। पहले कंप्यूटर एक एक घर
जितने कमरे जितने होते थे उठा के तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो पोर्टेबल पीसीज आ गए, नोटबुक्स आ गई, ऐसे खुलने वाले लैपटॉप जिन्हें बोलते हैं, है ना। मेन और सुपर कंप्यूटर को अभी भी ऐसी चाहिए, नोटबुक को अब ऐसी चाहिए, नोट नहीं चाहिए, मतलब लैपटॉप्स को ऐसी नहीं चाहिए, कंप्यूटर को ऐसी नहीं चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर को। इसके अलावा हॉट प्लग फीचर आ गया। हॉट प्लग फीचर मतलब आज आप देखते होंगे कुछ जैसे कंपोनेंट अंदर खराब हो गया तो आप उसको चलते हुए में खोल के कभी कभार अपने मैकेनिक आते हैं और देखते हैं कंप्यूटर में क्या खराबी हुआ है, तो वो चलते हुए में देखता है कि भाई यहाँ क्या खराबी हुई है, फिर वही उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब अपन चलते हुए कंप्यूटर के अंदर एक चीज को रिप्लेस कर सकता है। वैसे मत बोलना सीपीयू निकाल के सीपीयू रिप्लेस कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको अपन चलते हुए कंप्यूटर के अंदर ही चेंज कर सकते हैं फेल्ड कंपोनेंट को, तो हॉट प्लग फीचर बोलते हैं उसे, वो आ गया। ठीक है, इसके अलावा यूजर फ्रेंडली हो गया, मल्टीमीडिया फीचर आ गया, मतलब ग्राफिक्स आ गई, एनिमेशन आ गई, एआई आ गई, 5th जनरेशन में आपको पता ही है ये सब आ गए। अब इसके अलावा इस चैप्टर में क्या बचा है, पांचों जनरेशन हो गई। मैं एक बार ऊपर ऊपर से इनके डेट्स बता देता हूँ सर, ताकि आपको एक डेट्स का तो नहीं रहे, है ना। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 55 तक, सेकंड जनरेशन 1955 से 64, थर्ड जनरेशन 1964 से 75, फोर्थ जनरेशन 1975 से 89, फिफ्थ जनरेशन 1989 से आज तक चल रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंप्यूटर्स के बारे में बचा है कि कुछ ये देखो मैं बता देता हूँ, ये कुछ कंप्यूटर्स के बारे में बचा है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक मैं इतना ही बताऊंगा। थैंक यू, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, थैंक यू।